नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। करूनिया सोहार्दा कोऑपरेटिव सोसाइटी का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत एसोसिएशन के नायब सदर एहतिशामुल हक ने फरमाई। इस मौके पर उन्होंने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। मीटिंग में सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के ज़की अल-दीन, इकबाल हुसैन और डायरेक्टर निज़ाम अल-दीन और करूनिया सोहार्दा डेवलपमेंट ऑफिसर बीरश्ती ने अंजुमन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इजलास का आगाज़ रहमतुल्लाह खान की तिलावत कुरान से हुआ। मुज्तबा खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अशफाक अहमद ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद मुअज़्ज़म की दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ अल-दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मसीह अल-दीन चौहान, सबीहा खानम और आसमा बेगम, मोहम्मद बशारत अली मौजूद थे। रफ़ीक अहमद साहब ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि आपकी नेक तमन्नाएं और आज की जनरल बॉडी मीटिंग के लिए आपकी शिरकत, आपका यहाँ मौजूद होना, वो खुशी का इजहार किया है और नेक तमन्नाएं आपके लिए भेजे हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं जनाब एहतिशाम साहब, आज के सदर साहब से ख्वाहिश करता हूँ यहाँ तशरीफ लाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉलोनिया को क़याम किए हुए 5 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इसकी कारकर्दगी पेश करने के लिए ही जीबी प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान जनाब ज़कीउद्दीन साहब, रीजनल डायरेक्टर सहूलत माइक्रो फाइनेंस, और जनाब इकबाल हुसैन साहब, कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और तमाम डायरेक्टर्स और सदर की जानिब से आप तमाम मेंबरान तशरीफ़ लाए हैं। आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इसके साथ ही मेहमानों की गुलपोशी होगी। आज के सदर साहब एहतिशामुल हक साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो जनाब इकबाल हुसैन साहब की गुलपोशी करें। डायरेक्टर सहूलत माइक्रो फाइनेंस की गुलपोशी करें। अभी श्री वीरशक्ति साहब की गुलपोशी जनाब निज़ामुद्दीन साहब करेंगे। ये फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर हैं वीरशक्ति साहब। निज़ामुद्दीन साहब, वीरशक्ति साहब की गुलपोशी।
जनाब मौज़म साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद शहर बीदर, मैं शेखर चौहान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जनाब मौज़म साहब की गुलपोशी करें। पाँच मिनट में मैं जनाब जावेद अहमद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब एहतशामुल खिताब की गुलपोशी करें। मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब मस्जिद अख्तर साहब से ख्वाहिश करता हूँ वो भी हम ऊपर तशरीफ लाएँ। कोरोनिया ब्रांच मैनेजर जनाब मुश्तबा खान साहब की गुलपोशी जनाब अशरफ हुसैन साहब करेंगे। मैं वीर शक्की साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आपके सामने बीदर कोरोनिया के सोसाइटी के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करेंगे। सभी को नमस्ते। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ के सभी कोऑपरेटर्स, माताएं, बहनों और सभी कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स, इस साल हम बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी की सेवा 6 का सामान्य सभा तो जनरल बॉडी मीटिंग के वक्त हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी 6 साल पहले बीदर शहर में एक ऑब्जेक्टिव और एक एम के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन हो गए। तो पहले रफ़ीक अहमद साहब जो ये कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट है, तो वो क्या रहते हैं, तो हम कर्ज लेते हैं उसके बारे में ब्याज लेते हैं पहले। तो ब्याज, बिना ब्याज से हम कैसे बैंक चला सकते हैं, ऐसे एक हमारा कोऑपरेटिव ये सौहार्द एक्ट में बनाने के लिए हम सोचने के बाद उसके लिए एक महिला रेडी करें। तो उसके तहत अभी हम कारुण्य सौहार्द सहकारी का अब 6 साल लगातार 6 साल प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये कोऑपरेटिव कौन सा भी आप बैंक की स्टेटमेंट देखा तो आपको पता लगता है वो बैंक प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये 6 साल में भी प्रॉफिट में कोऑपरेटिव चल रहे हैं। इसके लिए सभी कोऑपरेटिव्स का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यहाँ पर करने वाला एम्प्लॉयज़ का मेहनत है। तो
मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट ऑफिसर होके यहाँ पर जो जीबी में कहने के लिए मैं इसलिए आया हूँ। तो ये कोऑपरेटिव जो आप दूसरे कोई नेशनलाइज बैंक से और दूसरा कहाँ पर आप जो सर्विस ले रही है, सर्विस दे रही है, तो उससे बेहतर है कोऑपरेटिव कार्यालय से करने से। क्यों? यहाँ कोऑपरेटिव से करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी डिविडेंड जिसको आता है तो मेंबर्स के लिए होता है। तो इसलिए आप ये सबके गुजारिश है, आप जो भी अभी लोन बाहर से ले रही है या बाहर आपका एफडी वगैरह रख रही है, तो आप यहीं पर इन्वेस्टमेंट करना, आप यहाँ से लोन लेने तो या कोऑपरेटिव आगे बहुत डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी से हम चला सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और खासकर ये कमेटी का जैसा बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी अभी बीदर में सर्विस दे रही है, ऐसे बसों कल्याण अलग अलग तालुका में भी इसका ब्रांचेस के खोलने और उसके वहाँ पर भी इसका सर्विस देने के लिए अभी सोच रही है। तो उसका भी अभी आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले तो वो भी हो सकते हैं। तो मैं बीदर में जो जितना लोग आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग जो पैसे जो बिजनेस के लिए जो कर्ज लेते हैं, तो कारुण्य सौहार्द सहकारी से आप व्यवहार तो बिजनेस करें तो उसके भी फ़ायदा ज़्यादा आपको लगता है। और ख़ासकर ये कर्नाटक में 2 एक्ट है, आपको ये भी थोड़ा बहुत मालूमात रहना। एक कोऑपरेटिव एक्ट है 1959 ना 60 में आया, तो वो एक्ट में आप देख सकते हैं एक खेड़े गांव में PKPS दूध के लिए बनाए तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता वहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। आप कोई हमारा नियम और कानून तोड़ के कुछ कर रहे बोले तो हम आ सकते हैं इसलिए देखने के लिए। ये पूरा अधिकार किसको है बोले तो जनरल बॉडी का है। आज जो यहाँ पर डिसाइड होता नेक्स्ट 1 साल के लिए आप क्या करना है, कैसे ब्याज रखना है और रिकवरी के लिए आपका प्लान क्या है, अब इस पैसे से हम आगे क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना है, सब आप आज ही तय करके यहाँ पर डिसाइड करके 1 साल के लिए बोर्ड को आपको यहाँ का काम सौंप सकते हैं। इसलिए सौहार्द एक्ट इट इज़ द वन ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्ट, इट इज़ द मॉडल ऑफ ऑल ओवर इंडिया। कहीं पर भी ये राज्य में कोई सौहार्द एक्ट नहीं है। एक रहे तो मल्टी स्टेट एक्ट है और स्टेट एक्ट है। जो स्टेट एक्ट और मल्टी स्टेट एक्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स का इंटरफेरेंस रहता है। आप समझो आपका इस साल 11 लाख का प्रॉफिट हो गई है, ये प्रॉफिट अलोकेशन करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का परमिशन चाहिए। यहाँ पर कुछ ही नहीं है, यहाँ पर जनरल बॉडी में आपको परमिशन दिया तो हो गई है। तो इसलिए आपको इंडिपेंडेंट का स्वतंत्रता यहाँ पर दिए गए है, उसके आप यूज़ करके आपको जो भी कोऑपरेटिव के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछने के लिए अब कोई दिक्कत रहे तो हमारा ऑफिस है, हम कभी भी आके हमारा ऑफिस में इसके बारे में शेयर के बारे में आपका रकेशो एफडी इन्वेस्टमेंट के बारे में या लोन के बारे में जो भी पूछना है बोले तो हम हमारा पास आके भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए मुझे और दूसरा जीबी के जाने के वास्ते मेरे को टाइम रहे सब और खासकर रफीक साहब हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, क्या क्या चल रहा है, कितना लोन बजट रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं और आगे प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, सभी हम डिस्कस करते रहते हैं। अभी सभी बोर्ड के लिए मुझे अभी इस प्रोग्राम को बुला के आपके साथ 2 बातें करने के लिए मौका दिए। सभी मेहमान को मैं और एक बार शुक्रिया अदा करके इस बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय साका। पिछले साल जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी उसकी रुदात आपके सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद इस जनरल बॉडी मीटिंग के फैसले वगैरह लिए जाएंगे जो भी है। 5वीं जनरल बॉडी मीटिंग 2021-22 की रुदात और उसके फैसले। बीदर कारुनिया की 5वीं जनरल बॉडी मीटिंग बतारीख 25 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार मुमताज़ फंक्शन हॉल बीदर में मुनक़्क़िद हुई। ये लास्ट ईयर की बात चल रही, जिसकी सदारत बीदर कारुनिया सोसाइटी के सदर जनाब रफ़ीक अहमद साहब ने की। मीटिंग में मंदरजा झैल उमूर को पेश करके इसकी मंजूरी ली गई। नंबर 1, सोसाइटी के जुमला मेंबरान की तादाद 1726 2021-22 में। उस मीटिंग में जुमला 212 मेंबरान ने शिरकत की और किसी मीटिंग के कोरम के मुकम्मिल होने के लिए 173 मेंबर्स की ज़रूरत थी,
अल्हम्दुलिल्लाह कोरम के मुकम्मिल होने पर सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग का आगाज हुआ। मीटिंग का इफ्तिताह जनाब रफीक अहमद साहब सदर सोसाइटी ने किया और मंदरज झैल उमूर को पेश किया। 5वीं जनरल बॉडी मीटिंग के नोट्स को पढ़कर सुनाया गया और इसका रिकॉर्ड किया गया। 5वीं जनरल बॉडी मीटिंग में सोसाइटी के सदर ने रुदात को पढ़कर सुनाया और तमाम मेंबरान ने इसकी तौसीक की, तमाम मेंबरान से इसकी तौसीक की गुजारिश की, जिस पर सोसाइटी के तमाम मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी तौसीक की। सालाना तख्ताजात हिसाबात साल 2021-22 को पढ़कर सुनाया गया पिछले साल और इसको रिकॉर्ड किया गया और तमाम मेंबरान की जानिब से इसकी तौसीक की गई। साल 2021-22 के तखमीना बजट में कोई ज़ायद अखराजात ना होने की वजह से सोसाइटी के तमाम मेंबरान ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया, यानी सोसाइटी लॉस में नहीं गई और ना ज़्यादा खर्च हुए। पिछले साल 2021-22 साल की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। आपकी जो वो बुक है उस तरह की बुक पिछले साल भी दिया गया था जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी थी, जिसके सोसाइटी के तमाम मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। साल 2021-22 में फैसला किया गया था कि बसवा कल्याण में कारूनिया सोसाइटी की एक ब्रांच को खोला जाएगा। उसका फैसला ये रहा, प्रोग्रेस ये रहा कि बसवा कल्याण की ब्रांच के सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इंशाल्लाह उसमें कोशिश की जा रही है, देखा जाएगा इंशाल्लाह इस साल क्या होता है। फिर एक फैसला ये लिया गया था कि साल 2021-22 में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला लिया गया था कि सोसाइटी की अपनी एक ज़ाती बिल्डिंग की कोशिश की जाएगी, जिस पर तमाम मेंबरान ने मुस्बत रद्दअमल ज़ाहिर किया था। जहाँ तक ज़ाती बिल्डिंग का मामला है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो इतने आसानी से होने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए कोशिशें जारी हैं। दुआ कीजिए इंशाल्लाह 2022-23 या 23-24 में ये काम मुकम्मिल हो जाए। फिर आखिर में सोसाइटी के नायब सदर जो अब सदर हैं जनाब मोहम्मद एहतशामुल हक साहब को इजहार तशक्कुर के साथ इस मीटिंग का इख्तिताम हुआ। अब मैं आज की इस मीटिंग की कार्रवाई के लिए जनाब एहतशामुल हक साहब सदर सोसाइटी से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और साल 2022-23 की रिपोर्ट को पेश करें। लिहाजा हमारा अरकान बीदर करोनिया सौहार्दा सहकारी लिमिटेड बीदर को इत्तला दी जाती है कि 6वां सालाना जनरल बॉडी मीटिंग बतारीख 24 सितंबर 2023 बवक्त 11 बजे बरोज़ इतवार बमुकाम मुमताज़ फंक्शन हॉल नूर खां तालीम बीदर मुकर्रर है। जमा अरकान सोसाइटी से गुजारिश की जाती है तारीख मुकर्रर मीटिंग में शिरकत करें और आप तमाम लोग तशरीफ़ लाएँ। इसका शुक्रिया। एजेंडा नंबर 1 नोटिस का पढ़ा जाना और रिकॉर्ड करना। गुज़िश्ता सालाना जनरल बॉडी मीटिंग साल 2022 और 23 का रुदात का पढ़ा जाना और रिकॉर्ड करना। अरकान सोसाइटी की सालाना रिपोर्ट साल 2022-23 का पढ़ा जाना और रिकॉर्ड करना और तौसीक सालाना तख्ताजात हिसाबात साल 2022-23 का पढ़ा जाना और रिकॉर्ड करना और तौसीक साल 2022 और 23 का तखमिया बजट और ज़ायद अखराजात की मंजूरी साल 2022 और 23 का नाफा हिसाब ज़ाब्ता तक़सीम मंजूरी साल 2022-23 और 24 का बजट पर गौर और मंजूर साल 2023 और 24 के लिए ऑडिट के लिए CA के अटल का इंतखाब और मंजूरी साल 2022 और 23 का ज़ाती बिल्डिंग के ख़रीदारी पर गौर बाइलाज में ज़रूरी तरमीम दीगर अमवार बाइजाज़त तमाम बॉडी के मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि ये तमाम जो एजेंडा पढ़ा गया है क्या इस पर राज़ी हैं? तमाम लोग हाथ उठाएँ। कर्नाटका सरकारी ऑर्डर नंबर 26/3/2019 डेट MW 157 CLM 98 और बैंक का बायलाज नंबर 33 के तहत ID कार्ड लेना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी की लेन देन
اور دیگر کام کے لیے ID کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنا شناختی کارڈ خود برانچ آ کر حاصل کریں۔ اس کے لیے اپنے 2 پاسپورٹ سائز کلر فوٹو برانچ میں جمع کروائیں اور پتے کی تبدیلی کی اطلاع تحریری طور پر بینک حاضرہ کو دیں۔ جنرل باڈی میٹنگ کی نوٹس اپنے ساتھ لائیں۔ جنرل باڈی میٹنگ حاضری رجسٹر میں اپنا نام، ممبرشپ نمبر لکھ کر دستخط کریں۔ جنرل باڈی میٹنگ میں زیر بحث عنوان کی اطلاع میٹنگ کی تاریخ سے 5 دن قبل بینک حاضرہ کو دیں۔ سرٹیفکیٹ جو اراکین حاصل نہیں کیے ہیں دفتر اوقات میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اخراجات حسابات 2022-23 برانچ دفتر اوقات میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر ممبر کو جملہ 5 جنرل باڈی میٹنگ میں 3 میٹنگ شریک رہنا ضروری ہے۔ جو بھی لون میں ضمانت دیتا ہے وہ بھی لون کے برابر ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو بھی لون ڈیفالٹر ہوتے ہیں وہ میٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے میٹنگ سے پہلے اپنے ڈیوز خرچ کی رقم جمع کر دیں۔ بیدر کورنیا سوہاردہ سہکاری لمیٹڈ بیدر سوسائٹی کے 6 سالانہ رپورٹ برائے سال 2022-23 معزز اراکین شہر اور ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوسائٹی جملہ اراکین اور سوسائٹی 2022-23 کے 6 سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کے موقع پر ہم نہایت مسرت اور خلوص کے ساتھ آپ تمام اراکین پر خلوص سے استقبال کرتے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر سال 2022 اور 23 آڈٹ شدہ حسابات آپ کے روبرو پیش کرتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے۔ محترم اراکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی جو کہ بلاسودی تجارتی خرچات دینے کی سوسائٹی ہے، جس میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدھے نفع اور نقصان کی بنیاد پر خرچ مرابع دیا اور اصول کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ملک میں شدید کساد بازاری جاری ہے، معاشی سرگرمیوں میں ایک وسیع طویل بدحالی جاری ہے۔ اس کے باوجود بھی ان پرفتن حالات میں الحمدللہ سوسائٹی بہترین کارکردگی پیش کر رہی ہے، اور وہ بھی مکمل بینکنگ سسٹم کی طرح اس عظیم کام میں آپ لوگوں کا بھرپور تعاون ہماری ہمت افزائی کا باعث بنے، اور آئندہ کے لیے سوسائٹی کے خدمت اور وسط دینے کے لیے سماج کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کو استفادہ کرنے کے لیے آپ کا مثبت فعل اور تعاون ہمیں حاصل رہے گا۔ سوسائٹی کی مالی حالات پر ایک نظر۔ سالانہ حساب یعنی تخرجات جمع خرچ تختہ میزانیہ نفع نقصان جو آپ کے سامنے پیش ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کی مالی حالت سال بسال بہتر کارکردگی کر رہی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کی رپورٹ مندرجہ ذیل ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں ہماری کارکردگی تفصیلات 2020-21 اراکین 1407، احساس کی رقم 3000 یہ کنٹینیو رائٹ۔ لاسٹ پر لیکن جی ہاں تفصیلات 2022-21 میں 1407 ممبر تھے، 2021-22 میں 1726 ہو گئے۔ الحمدللہ 2022 اور 23 میں 2441 ممبر، اور ساسی رقم 6,65,650 روپے، امانت ڈپازٹ 3,76,13,419، عملی سرمایہ 4,13,51,006 روپے، خرچات 2,90,61,927 روپے، دیگر سرمایہ 12,000 روپے، خالص منافع 11,18,869 روپے۔
रुकूनियत सालाना रुकूनियत साजी के अदद शुमार तफसीलात तो इस तरह से और तमाम अराकीन शेयर होल्डर्स हमारी ताकत है। किसी भी सोसाइटी की तरक्की एक शेयर होल्डर्स पर मुनहसर बहुत हद तक इत्मीनान बख्श है। साल 2020-21 साल 2022-23 का असासी रकम 6,65,650 रुपये। ज़ोर महफूज दीगर सरमाया ज़ेर महफूज दीगर सरमाया साल 2022-23 3,76,13,419 रुपये। खर्चात की तफसीली 2022-23 2,65,00,000 खर्चात कारोबारी खर्चात मुराबा खर्चात की तफसीलात साल 2022-23 कारोबारी खर्चात मुराबा 2,65,52,567 रुपये। खर्च हसना 24,54,510। कंज्यूमर गुड्स लोन 54,835। पेशगी तनख्वाह 3,45,000। सोसाइटी का मुनाफा किसी भी सोसाइटी के मुनाफा इस खर्चात की वसूली पर मुनहसर होता है। साल 2022-23 मुनाफा 11,18,871 रुपये। दीगर हालात सोसाइटी जैसा कि हम जानते हैं मंदरज झेल बाला कारगुजारी से ज़ाहिर होता है कि सोसाइटी अपने अराकीन के ताउन से चंद सालों में शहर में एक मुकाम बनाने में कामयाब रही है। अराकीन और स्टाफ की भरपूर जिद्दोजहद अनथक कोशिशों का नतीजा मजलिस मुंतज़िमा को यकीन है कि सोसाइटी का मंदरज बाला कामयाबियों के लिए इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हिस्सेदार हैं और तमाम की कोशिश काबिल सताइश है। मजलिस के आपस में अच्छे ताल्लुकात सोसाइटी के इंसानी वसाइल की अच्छी कारकर्दगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। की खैरखाओं और डिपॉजिटर्स की अहम हिम्मत अफजाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महकमा कोऑपरेटिव के अफसर ऑडिटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम लोगों की रहनुमाई हिम्मत अफजाई ने हमारी सोसाइटी को तरक्की की मौजूदा मंजिल पर ला खड़ा किया है। मजलिस मुंतज़िमा फ़र्द तमाम का शुक्रिया अदा करती है। मुस्तक़बिल में भी सोसाइटी की तरक्की में ताउन करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए अपना वक्त निकाल के। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बीदर की सोसाइटी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरीके से आगे जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ब्रांच मैनेजिंग कमेटी के लोगों को और हमारे एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनको, उनकी मेहनत है। और अब तमाम को भी कि आपके ताउन के बगैर इस सोसाइटी का आगे बढ़ना नामुमकिन सी बात है। जैसा कि आपने हमारे कोऑपरेटिव ऑफिसर से सुना कि यहाँ कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता और इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा भी नहीं आता। ये हम सब जो पैसा जमा करते हैं उसकी ताकत है, जिसकी वजह से इतने लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी करीब 250 से 300 लोग माहाना जो है यहाँ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मुराबा का कर्ज लेते हैं। और इससे जो है ये समझिए कि इंशाल्लाह इस साल में करीब हम 10 करोड़ के करीब कर पाएंगे, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा होगी। इससे एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये बाहर से फाइनेंसिंग ली जाती है कहीं से, जहाँ सूदी नज़्म पे दिया जाता है, तो उससे जो पैसे हमको बचते हैं वो करीब 2-2.5 करोड़ रुपए की बचत हमारी कम्युनिटी को हो रही है। आपका पैसा बच रहा है यहाँ पे। और ये ताकत है जब आप हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर और एक काम में जुड़ते हैं। जिस वक्त हमने बिदर में ये काम शुरू किया था, बहुत सारे लोगों को खदशात थे
کہ یہ سوسائٹی چل پائے گی یا نہیں پائے گی. اور ہم سے زیادہ مجھے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کوآپریٹو آفیسر نے یہاں پہ بتایا کہ کسی بینک سے اور کسی کوآپریٹو بینک سے اور دیگر جو کوآپریٹو سوسائٹیز کرناٹکا میں چلتی ہیں اس سے ہمارا پرفارمنس بہت اچھا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ٹرانسپیرنٹ کام کرتے ہیں, بہت صاف ستھرا کام کرتے ہیں, جس میں ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور برانچ مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کا بہت بڑا تعاون ہے. یہ بغیر کوئی پیسہ لیے اپنا ٹائم لگاتے ہیں, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی خاص دعاؤں میں آپ یاد کریں, اور ان کے جو خدمات ہیں ان کا اللہ ان کو اجر عظیم دے, اور اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھیے گا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. ایک طرف جو ہے سارا نظام اکنامی کا انٹرسٹ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے, سود کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے, اس کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں ہم. جس طریقے سے آپ کی بیدر کی سوسائٹی ہے اسی طریقے سے سہولت جو ہے 19 اور سوسائٹیز چلاتا ہے کرناٹکا, تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں. آپ ہی کی طرح اس میں اب 85,000 ممبرز ہیں, 85,000 ممبرز آپ کی طرح ہیں. جیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسہ جمع کیا ہے اسی طرح لوگوں نے ان 10 سالوں میں, ہم 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, قریب 2012 سے یہ کام کر رہے ہیں, 11واں سال ہے. اب تک لوگوں نے, آپ جیسے لوگوں نے ہمارے پاس 2,400 کروڑ روپے جمع کرائے, نکالے بھی 2,400 کروڑ روپے جمع کرائے, اور اسی سے اب تک 900 کروڑ کے اوپر کی فنانسنگ ہو گئی. قریب جو ہے 40,000 ہمارے ممبروں نے یہ لونز لیے ہیں اور اس سے اپنے بزنس کو بڑھانے کا کام کیا. ہم صرف یہی کام نہیں کرتے ہیں, بہت سارے اور چیزیں ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تجربہ ہم نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ساتھ شروع کیا ہے, بیدر میں بھی شروع کیا ہے, جس میں جو اسلامک فائنانس کا جو ایسنس ہے, جو کور ہے, وہ یہ ہے کہ مشارکت, شرکت والا کام ہونا چاہیے, پارٹنرشپ والا کام ہونا چاہیے. وہ کام انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے فنڈ کے ساتھ میں بیدر میں 2 لوگوں کے ساتھ میں وہ کام شروع کیا گیا, جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نے قریب 7 لاکھ روپے یہاں پہ لگائے, اور وہ ان کے پرافٹ اور لاس میں پارٹنر کی طرح ہیں. اور الحمدللہ اس کے نتائج اتنے اچھے آئے ہیں کہ اب IIM احمد آباد جو ہے وہ 125 کروڑ روپے کا ایک فنڈ کھڑا کر رہا ہے, جس کا 3-4 روز قبل جو ہے اس کا سیبی سے پرمیشن بھی آ گیا ہے, اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ممبرز کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ممبرز جو اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں اور اچھا ہمارے ساتھ ان کا لین دین ہے, وہ اگر اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں تو اس فنڈ میں سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے 25 لاکھ تک کا, جس میں کہ وہ شریک رہیں گے, پارٹنر رہیں گے آپ کے. ایک کام ہم یہ شروع کر دیے. دوسرا ایک اور چھوٹا تجربہ ہم یہ شروع کیے ہیں جو بہت پہلے سے آپ کو بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں اس بزنس کا پرچیز ایک جگہ سے ہو جائے, ایک پلیٹ فارم سے ہو جائے, جس سے کہ آپ کو مال سستے میں ملے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے, گھر بیٹھے آپ کو مال ملے. اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا تجربہ ہم نے سنگاریڈی میں شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ 6-8 مہینے کے اندر آپ کے پاس بھی آ جائے گا. تو آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں, چاہے کرانے کا کرتے ہیں, چاہے فٹ ویئر کا کرتے ہیں, چاہے آپ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے ہول سیلرز اور مینوفیکچررز جو ہے ڈائریکٹلی آن لائن پلیٹ فارم پہ مل جائیں گے, جن سے کہ آپ سستے میں مال خرید سکیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بزنس میں آپ کا پروفٹ بڑھے اور آپ کی ترقی ہو, اور اس سے جو ہے پھر سماج کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. میری ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ جن لوگوں کو آپ کو اگر اس سوسائٹی سے جڑنے میں فائدہ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں, تو اپنے دوستوں تک, اپنے رشتہ داروں تک اس بات کو پہنچائیے. اور اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہر ممبر کم سے کم ایک اور ممبر کو لائے گا, تو ہم بہت جلدی 5,000 ممبرز کے اوپر پہنچ جائیں گے. جتنی بڑی سوسائٹی ہوگی, جتنے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے, اتنا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو بینیفٹ ہوگا. بہت سارے کام ہم اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ میں جڑ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ممبرز تک جو گورنمنٹ اسکیمز ہیں ان کو لایا جائے,
एक इस्लामिक इंश्योरेंस का एक कंसेप्ट है जिसको तकाफुल कहते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए हम बॉम्बे जा रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है और मज़े की चीज़ ये है कि ये हमारे गैर मुस्लिम भाई तकाफुल का काम बॉम्बे में कर रहे हैं, बॉम्बे और पूना में कर रहे हैं। जो मुसलमानों को करना चाहिए वो अल्लाह दूसरों से राह हमको दिखा रहा है। तो ये बहुत लोगों को अपोजिशन भी है बहुत सारी चीज़ों का, बट ठीक है, काम आगे बढ़ते जाएगा इंशाल्लाह, तो राहें खुलती जाएंगी और हमारा काम आसान होता जाएगा। मेरी आप तमाम से दुआ है कि दुआ कीजिए कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं। ये बहुत अहम काम है और अल्लाह इसमें हमारी मदद करे और हम एक ऐसा बिलासूदी निज़ाम सामने लाएं जिसको दुनिया देखे और इंशाल्लाह देख भी रही है। IIM अहमदाबाद हमसे जुड़ने का एक वजह ये भी थी कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं और हिंदुस्तान में पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद आपको जो हमारे आगे फ्यूचर रोड मैप है और वो तमाम चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इकबाल आपको बताएंगे तफसील से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ಬೀದರ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘದ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಕೀವುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ಸ್ಥಾನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಜಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜನಾಬ್ ಎಹ್ತಿಶಾಮುಲ್ ಹಕ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹತ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲದಿಂದ ಅವನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತೇನಂತಂದರೆ 2441 ಸದಸ್ಯರು, ಕೇವಲ 300 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸದಸ್ಯರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2441. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು 2022-23 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,90,61,927 ಇಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಮೊತ್ತ.
ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು 11,18,869. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಬಡವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಂತಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಡವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಂತ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಡ್ಯೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಬಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಘ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಣ್ಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾರದಿಂದ ಅವರು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲೆಮಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಪವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಕಿಲು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. इकबाल हुसैन साहब, कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस साउथ इंडिया और सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना स्टेट, आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि वह आए, अचीवमेंट डायरेक्शन एंड फ्यूचर प्लान के तहत हमसे समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर मौजूद जनाब सदर बीदर करोनिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आज के इस इजलास में मौजूद बीदर करोनिया सोसाइटी के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मौके पर सबसे पहले सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को और मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप अपने क़ियाम के तकरीबन 6 साल मुकम्मल कर रहे हैं। और जैसे आपके सामने इसकी रिपोर्ट पेश की गई, ये 6 साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के प्रॉफिट के साथ और उसकी एक अच्छी रिपोर्ट के साथ हमारे सामने आए हैं। तफसीली रिपोर्ट भी आपके सामने आई है और उस पर कमेंट्स भी सामने आए हैं। तो मैं इस मौके पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक सिस्टम जो आज से 6 साल पहले आपने कायम किया था, बड़ी कामयाबी के साथ आप उसको चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी रफ्तार के साथ और इसी तरह की अचीवमेंट्स के साथ इंशाल्लाह ये काम यहाँ पर आगे बढ़ेगा।
इस मौके पर 2-3 चीज़ें मुझे आप हजरात के सामने रखनी ये इस पूरे काम का जो असल मोटो हमारा रहा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं या हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं। तो एक बड़ा इस काम का मोटो हमारे पेश नज़र तो ये रहा कि हम सूद से पाक माशरे का ख्वाब देखते हैं। ये हमारी सबकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा माशरा वजूद में आए जहाँ पर सूद मौजूद ना हो, माशरा सूद से पाक हो। ये हमारी ख्वाहिश भी है और इसके लिए पिछले 70 सालों से मुख्तलिफ़ हैसियतों में हम कोशिशें करते रहे हैं। कहीं हमने बिलासूदी सोसाइटीज़ कायम करके इस तरह की कोशिशें की हैं, कहीं इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। तो इन तमाम इक़दामात के पीछे जो असल हमारा नुक्ते नज़र है, जो हमारा असल मतमे नज़र है, असल हमारा मोटो है कि हम माशरे के अंदर जो सूद जैसी बुराई है उस बुराई का मुतबादिल पैदा करना चाहते हैं या उस बुराई का हम रास्ता रोकना चाहते हैं। ये हम सब की ख्वाहिश है, ये हम सब की कोशिशें हैं और इस तरह की सोसाइटीज़ का क़ियाम दरअसल उसी एहसास के पेश नज़र पूरे मुल्क के अंदर हम करने की कोशिश करते हैं। तो एक मोटो तो बहुत क्लियर है कि हम सूद के नुकसानात से माशरे को बचाना चाहते हैं। सूद का एक मुतबादिल नज़्म, एक मुतबादिल निज़ाम माशरे को देना चाहते हैं। उन्हीं कोशिशों का ये एक हिस्सा है। ये बात भी मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सूद दरअसल अपने आप में एक बुराई तो है, लेकिन ये एक बुराई एक ऐसी बुराई है जो मज़ीद कई बुराइयों का सबब बनती है। तो ये अपने आप में कोई एक खराबी नहीं है, बल्कि कई खराबियों की आगाज़ की एक वजह भी है कि अगर एक बुराई माशरे के अंदर सूद की शक्ल में मजबूत होगी तो उसके ज़रिए से माशरे में दीगर और बहुत सारी खराबियाँ पैदा होंगी। उसके ज़रिए एक्सप्लॉयटेशन होगा, इस्तेहसाल होगा, उसके ज़रिए माशरे के अंदर गरीब मज़ीद गरीब होगा। जो इस पूरे निज़ाम को चलाएंगे, जो छोटे छोटे मनी लेंडर्स होते हैं, इस तरह के फाइनेंशियल सिस्टम्स को चलाते हैं, वो उसके ज़रिए से छोटा कारोबार करने वाले या इस तरह की ज़रूरतमंद लोगों का वो इस्तेहसाल करेंगे। तो एक दूसरी बुराई इसके ज़रिए पनपती है कि माशरे के अंदर इस्तेहसाल की और एक्सप्लॉयटेशन की एक कैफियत पैदा होती है। और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी खराबियाँ भी इस एक खराबी के नतीजे में पैदा होती है। इसकी बहुत सारी रिसर्च हमारे पास मौजूद है, इसके बहुत सारे वाक़यात जो होते हैं उन वाक़यात के तनाजुर में इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बुराई नहीं बल्कि कई और बुराइयों की वजह बनने वाली बुराई, इसकी कई और खराबियों की वजह बनने वाली खराबी है। ये सब बातों से हम वाकिफ़ हैं और इस तरह की बहुत सारी रिसर्च भी वक्तन फ़ौक्तन हमारे सामने आती हैं कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है पॉवर्टी का मसला, गुर्बत का मसला, इस गुर्बत के मुतबादिला जितने पेश किए गए हैं कि गुर्बत का आप खातिमा कैसे करेंगे, माशरे से गुर्बत को कैसे ख़त्म करेंगे, तो बहुत सारे क्रेडिबल रिसर्च पेपर्स ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें गुर्बत की एक वजह सूद को करार दिया गया कि माशरे में गुर्बत की एक बड़ी वजह सूद का निज़ाम भी, कि अगर आप सूदी निज़ाम को इनकरेज करेंगे, सूदी निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे तो ये ख्वाब देखना कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी ये मुमकिन नहीं। तो कई रिसर्च के अंदर ये बात भी निकल कर सामने आई कि अगर गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है तो उसके लिए आपको किसी बिलासूदी निज़ाम को प्रमोट करना होगा। एक सल्यूशन के तौर पर बिलासूदी निज़ाम का तज़किरा हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च पेपर्स के अंदर भी इसका मिलता है। तो ये चीज़ मेरे और आपके सामने बहुत क्लियर है कि सूद एक बड़ी खराबी है, ये कई और खराबियों का बायस बनती है और हमारे अपने मुल्क का एक जो बड़ा मसला गुर्बत का है, गुर्बत के सल्यूशंस में एक सल्यूशन ये है कि आपको किसी बिलासूदी नज़्म को या बिलासूदी सिस्टम को प्रमोट करना होगा जिसके ज़रिए से हम अपने मुल्क के एक बड़े मसले का हल भी तलाश कर सकते हैं, गुर्बत का हल भी हम इसके ज़रिए से तलाश कर सकते हैं। ये एक सिनारियो, इस सिनारियो को हम समझते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप कोई डूएबल वर्केबल ऐसा प्लान लेकर सामने आए कि जहां इन चैलेंजेस का कोई सल्यूशन हम लोगों के सामने रख सकें। जो काम हम करते थे वो बिलासूदी नज़्म के ज़रिए से कोई कार्पस फंड को जमा करना और अपने तरीके से उसकी तकसीम का काम होता था। इसके अंदर कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म को हम इस्तेमाल नहीं करते थे, फाइनेंशियल सिस्टम के जो नॉर्म्स होते थे हम उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। जो कोई भी काम किया जाता था बिलासूदी वो बहुत ही छोटे पैमाने पर किया जाता था। इसमें बड़े बड़े चैलेंजेस,
एक चैलेंज तो ये था कि आप बिलासूदी काम करें लेकिन इसके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन आपके पास मौजूद। एक तो हमारी ख्वाहिश है कि हम कोई बिलासूदी निज़ाम बनाएं, लेकिन ऐसा बिलासूदी हम निज़ाम बनाएं जिसको एक लीगल कवर मौजूद हो, जिसका एक लीगल प्रोटेक्शन मौजूद हो। एक ज़रूरत तो ये थी कि आप बिलासूदी काम करें, लीगल प्रोटेक्शन के साथ करें, लीगल कानून, इस मुल्क के जो लीगल कवानीन हैं उन लीगल कवानीन के अंदर रहते हुए करें। दूसरा मसला हमारे पेश नज़र ये था कि हम जो बिलासूदी काम करेंगे उस बिलासूदी काम को शरिया कंप्लाइन होना ज़रूरी होगा। कि जब हम बिलासूदी बात करते हैं तो ये टर्म इस्लामी कंटेंट से हमको मिलता है, इस्लामी माशी निज़ाम से हमको मिलता है। तो आप जो कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, जो कोई आप खाका बनाएंगे, जो कोई आप मुतबादिल बनाएंगे, उस मुतबादिल को शरिया कंप्लाइन होना ज़रूरी होगा कि शरिया के जो तकाज़े हैं वो तकाज़ों को पूरा करने वाला आपका निज़ाम। तो पहली ज़रूरत कि वो एक लीगल सेटअप के अंदर हो, दूसरी ज़रूरत कि वो शरिया कंप्लाइन हो, और उसके साथ साथ तीसरी इसकी बड़ी ज़रूरत होगी कि हमारे मुल्क में जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, आप एक ऐसा सिस्टम लाएं जो उस फाइनेंशियल सिस्टम के मुतबादिल के तौर पर लोगों के सामने मौजूद हो। कि जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है वो लोगों को डिपॉजिट की सहूलत देता है, वो लोगों को लोन की सहूलत देता है, वो लोगों को अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की सहूलत देता है। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम मौजूद है, अगर आप इसके बिलमुकाबिल कोई निज़ाम लाना चाहते हैं तो आपको उस फाइनेंशियल सिस्टम की ही तरह का एक फाइनेंशियल सिस्टम आपको खड़ा करना होगा। तो आपका अपना बिलासूदी भी हो, लीगल प्रोटेक्शन के साथ हो, शरिया कंप्लाइन हो, और साथ ही साथ मौजूदा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं उन ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए आप लोगों के सामने एक मुतबादिल लाएं कि अगर उनकी ज़रूरतें वो उस फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी होती हैं तो आपके अपने नज़्म के अंदर भी उनको वही सहूलतें मिलनी चाहिए, सेविंग की हो, डिपॉजिट की हो, इस तरह की तमाम सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। पाँचवीं और बड़ी ज़रूरत हमारी ये थी कि इस तरह की जितनी कोशिशें आज से कबल हुई थी उन तमाम कोशिशों को माशरे के अंदर पजीराई नहीं मिली, उनको माशरे के अंदर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल सका। उसकी बड़ी वजह ट्रांसपेरेंसी का मसला था कि लोग इस तरह की कोशिशों को जज्बाती अंदाज में इसकी तायद तो करते थे, लेकिन जब लोग देखते थे कि उनका पैसा 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जिस गर्ज के लिए लिया गया उस गर्ज के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो पाता था, इस्लामी बैंक्स के नाम पर, इस्लामी सोसाइटीज़ के नाम पर, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारा पैसा पुल तो किया जाता था लेकिन उसका सही मानों में इस्तेमाल नहीं हो पाता था। लोग ऐसे ख्वाब देखते थे 5-10 साल के बाद वो कोई शर्मिंदा ताबीर होते हुए लोगों को महसूस नहीं होते थे। तो ये 5 बड़े चैलेंजेस इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर हमारे सामने थे कि एक लीगल प्रोटेक्शन के साथ काम किया जाए, शरिया कंप्लाइन कोई काम किया जाए, उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और मुल्क का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस फाइनेंशियल सिस्टम के मुतबादिल के तौर पर उसको प्रमोट किया जाए। ये इसके बड़े बड़े चैलेंजेस थे। 2007 के बाद से जमात इस्लामी ने इस तरह से सोचना शुरू किया कि हम इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने वाला कोई सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। ये काम सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी को दिया गया कि वो इन चैलेंजेस को स्टडी करें और कोई इस तरह का मुतबादिल निज़ाम लाने की कोशिश करें। 2010 के बाद से सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने इस बात को कहना शुरू किया, उन्होंने अपनी स्टडी के ज़रिए ये बात कहनी शुरू की कि हमारे अपने इस मुल्क के अंदर हम लीगल प्रोटेक्शन के अंदर रहते हुए इंटरेस्ट फ्री काम कर सकते हैं, और वो इंटरेस्ट फ्री काम के लिए RBI का एक चैनल मौजूद है, और एक चैनल फाइनेंशियल सिस्टम में RBI का मौजूद है जहां कोई काम आप इंटरेस्ट फ्री नहीं कर सकते। लेकिन इस मुल्क में एक दूसरा चैनल भी मौजूद है, वो कोऑपरेटिव्स का मौजूद है। अगर आप कोऑपरेटिव के अंदर कोई फाइनेंशियल काम करना चाहें तो वहां कोऑपरेटिव सिस्टम आपको आज़ादी देता है कि आप चाहें तो इंटरेस्ट लें, चाहे तो आप इंटरेस्ट ना लें। आप RBI के अंडर में ये काम नहीं कर सकते, लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो एक मसले का हल हुआ कि इस मुल्क में लीगल तरीके से इंटरेस्ट फ्री काम किया जा सकता है, हम बिलासूदी काम कर सकते हैं। उसके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन मौजूद है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मौजूद है। लिहाजा कोऑपरेटिव सोसाइटी के ताल्लुक से लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि आप अपने तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोऑपरेटिव के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करना होगा, कोऑपरेटिव सिस्टम को समझना होगा और कोऑपरेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिशें करनी होगी। एक चीज़ का हल तलाश कर लिया गया। दूसरा मसला ये था कि इसके लिए कोई फाइनेंशियल, जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर होनी चाहिए। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने
थ्रू कोऑपरेटिव इंटरेस्ट फ्री काम करने का एक मॉडल दुनिया के सामने हमारे अपने इस मुल्क के अंदर मुतारुफ करने की कोशिश की। इसके लिए जो पहले से मौजूद चैनल्स थे उनको भी उन्होंने स्टडी की और एक वर्केबल मॉडल रखा गया। पहली सोसाइटी संगारेड्डी के अंदर कायम की गई, बहुत मुश्किलात के बाद। इब्तदाई जो सोसाइटी कायम की गई थी उसमें उसके लीगल मेकानिज़म को समझना, फाइनेंशियल टूल्स को डेवलप करना, शरिया कंप्लाइन होने के लिए जो उलमा है उनसे रुजू करना और एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की कोशिश करना, इब्तिदा में ये सब काम बहुत मुश्किल थे, लेकिन इब्तिदान उन चीज़ों का आगाज़ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से 2023 तक के इन 12 सालों के अंदर जो काम आज से 12 साल पहले बहुत मुश्किल समझे जा रहे थे, उन तमाम कामों का रास्ता तलाश करने के अंदर बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन बहुत हद तक हम एक ऐसे मुतबादिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लीगल अंदाज में आप इंटरेस्ट फ्री काम कर सकें और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी कामयाब हुई है। 2012 से लेकर 2023 तक हमारे अपने इस रीजन के अंदर हमने 3 रियासतों के अंदर 18 सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं, जिसमें आज 41 ब्रांचेस हमारी काम कर रही हैं। 80,000 से ज़ायद मेंबर्स आज इसके अंदर मौजूद हैं और तकरीबन हर महीने हमारी तमाम ब्रांचेस 37 करोड़ से ज़ायद की लोनिंग इन ब्रांचेस के ज़रिए हम करने के अंदर कामयाब। एक सिस्टम, एक डुएबल वर्केबल सिस्टम बना और उस सिस्टम को हम अपनी सोसाइटी के सामने बार बार रखते हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ मकामात से जब इस काम को करने के लिए लोग आगे आते हैं तो हम वहाँ पर सोसाइटीज़ को कायम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस को वहाँ पर कायम करते हैं और हम इस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 12 सालों से हमारे अपने इस रीजन के अंदर तकरीबन 80,000 आज इसके मेंबर्स हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने सिस्टम के अंदर 2 प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं, सहूलत माइक्रो फाइनेंस हम रखने की कोशिश करते हैं। एक कर्ज हसना वाला प्रोडक्ट है जो डिमांड लोन की शक्ल में लोगों को फैसिलिटी दी जाती है और एक दूसरा प्रोडक्ट मुराबहा लोन्स की शक्ल में लोगों को दिया जाता है। ये 2 प्रोडक्ट भी बहुत सोच समझ कर इख्तियार किए गए, इसलिए कि लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, हम तमाम लोगों की ज़रूरतों का सामान नहीं कर सकते, तमाम लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा हमको अपने एरिया को फोकस करना होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना होगा। तो हमने इस बात को तय किया है कि हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर जो छोटा कारोबार करने वाले लोग होते हैं, हम पहले उनकी ज़िंदगियों के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। हम उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। तो लिहाजा उनकी जो बड़ी ज़रूरत होती थी कि उनके कारोबार के लिए उनको पैसों की ज़रूरत, वो कारोबार करना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने कारोबार को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनको कर्ज की ज़रूरत पेश आती है और वही लोग बहुत बड़ी तादाद में छोटा कर्ज देने वाले जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। तो एक बड़ा मसला तो हमको उन लोगों का पेश आता है। दूसरा जो हमारे सैलरीड क्लास लोग होते हैं, जो जिनकी वक्तन फ़ौक्तन कुछ ज़रूरतें निकल कर आती हैं, तो वो डिमांड लोन या कर्ज हसना की उनकी ज़रूरत होती है। तो ये 2 बड़ी ज़रूरतें हैं जिसकी निशानदही हमने की और इन 2 बड़ी ज़रूरतों को सामने रखकर 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए कि हमारी अपनी सोसाइटीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए जो इमरजेंसीज़ होती हैं उसके लिए लोगों को डिमांड लोन के लिए इंकरेज करेंगे और उनको डिमांड लोन देंगे। और दूसरा जो हमारा छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं जो अपनी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हद तक डिपेंड होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, हम उनकी फाइनेंस की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा प्रोडक्ट सहूलत माइक्रो फाइनेंस ने डेवलप किया वो मुराबहा लोन का। मुराबहा लोन का मतलब ये है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आप सामान खरीदना चाहते हैं, आप सामान खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, सोसाइटी के पास पैसा मौजूद है, तो ये एक किस्म की परचेसिंग होती है कि आप वो सामान आप सोसाइटी के ज़रिए ख़रीदेंगे तो गोया उसके ज़रिए से वो पैसा हम आपको लोन भी कर देंगे और जो सोसाइटी की ज़रूरतें होती हैं, सोसाइटी की ज़रूरत के लिए हम जो आपके ख़रीदे हुए सामान हैं उसमें अपना प्रॉफिट 4% हम ऐड करके आपसे ले लेंगे। उस प्रॉफिट से सोसाइटी अपनी ज़रूरतें पूरी करेगी और उस लोन के ज़रिए आप अपनी ज़रूरतें पूरा करिए। यही कोऑपरेटिव है, एक ऐसा सिस्टम हो जहां सोसाइटी चलने के लिए जो ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और जो मेंबर है उसकी ज़रूरत का भी सामान हो जाए। तो गोया दूसरा जो मुराबा प्रोडक्ट डेवलप किया गया इसके ज़रिए से दूसरा एक बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस रीजन के अंदर कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो हम लोनिंग करते हैं वो लोनिंग दरअसल इसी मुराबा के अंदर होती है, जहां हम इस बात के भी लिए लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए।
قرض لیں, قرض کے ذریعے سے آپ ترقی کا خواب دیکھیں, آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کریں. قرض پر, فائنانس پر جو انحصار ہے وہ قرض اور فائنانس پر کا انحصار کم ہو. آپ سوسائٹی کے ساتھ جڑیں, یہاں سے لون لیں اور بلا سودی لون لیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور ایک ایسے اسٹیج پر آپ آ جائیں کہ جہاں آپ کو قرض لینے کی کوئی حاجت باقی نہ رہے. اور الحمدللہ جب ہم مختلف قسم کے اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, بڑی تعداد میں ہمارے پاس ایسے ممبرس آتے ہیں جو اپنے 3 سال 5 سال 10 سال کے سوسائٹی سے جڑنے کے نتیجے میں جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی ان کی فائنینشیل لائف کے اندر آئی کہ وہ پہلے بہت بڑے پیمانے پر قرض کے لیے لوگوں پر ان کا انحصار تھا, وہ چھوٹے چھوٹے منی لینڈرز کے پاس جایا کرتے تھے, لیکن سوسائٹی سے جڑنے کے 5-10 سال کے بعد ان کی بڑی ضرورت ختم ہو گئی. جو ڈیپینڈنسی کی کیفیت 4-5 سال پہلے ان کی موجود تھی, 4-5 سال بعد وہ ڈیپینڈنسی کی کیفیت آج ان کے پاس موجود نہیں. تو یہ ایک بڑا چینج الحمدللہ ان سوسائٹیز کے نتیجے میں ہم چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کے اندر لانے کے اندر کامیاب ہوئے. اور اس طرح کا ایک لوگوں کے درمیان میں جو مائکس موجود تھے, ایسے مفروضے موجود تھے کہ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو لوگ اس کو ان ریئلسٹک سمجھتے تھے کہ اگر آپ چھوٹے غریب لوگوں کو قرض دینا چاہتے ہیں تو مشکل ہے, وہ قرض لیں گے نہیں لوٹائیں گے. یہ دنیا کے اندر بہت عام مفروضہ ایک مائک تھا کہ اگر آپ غریب لوگوں کو لے کر, کمزور لوگوں کو لے کر اگر کوئی فائنینشیل سروسز کریں گے تو اگر آپ پیسہ لوگوں کو دیں گے تو وہ پیسہ لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ مائک کا خاتمہ ہوا کہ جو غریب لوگ جن کو آپ لون کے لیے پیسہ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ پرامپٹ ہوتے ہیں اپنا پیسہ ادا کرنے سے. اور یہ بات ہماری اپنی سوسائٹی کی رپورٹس کے اندر آپ کو ملے گی. ہمارے اپنے اس ریجن کی رپورٹ کے اندر جو ریکوری ریشیو ہم کو ملتا ہے وہ تقریباً 96% کا ہے. یعنی اگر ہم 100 لوگوں کو قرض دیتے ہیں 96% لوگ ہم کو قرض واپس ادا کر دیتے ہیں. ہم قرض کس کو دیتے ہیں؟ ہم قرض غریب لوگوں کو دیتے ہیں, چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگوں کو دیتے ہیں. ان میں 96% لوگ ایسے ہیں جو اپنا قرض لوٹاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹا کاروبار کرنے والے غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. غرض یہ ہے, ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے صحیح چیز پیش کریں, ان کے سامنے صحیح متبادل پیش کریں, ان کو اویئر کریں, ان کو بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ وہ اپنی ترقی کا راستہ کیسے طے کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں کہیں بھی آپ کو 96% کا ریکوری ریشیو نہیں ملے گا, لیکن ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر تقریباً 96% کا ہم کو ریکوری ریشیو ملتا ہے. 100 لوگ لون لیتے ہیں تو 96% وہ لون ادا کرتے ہیں. تو ایک مائک کا خاتمہ ہو کہ غریب, کمزور, جن کی معاشی استطاعت کمزور ہوتی ہے وہ قرض کو ادا کرنے میں زیادہ پرامپٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض ادا ہو جائے, اس کے بعد زیادہ مجھے ملے گا, وہ ادا ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے اور زیادہ ملے گا. وہ زیادہ پرامپٹ ہوتے ہیں اور اس پرامپٹنس کی مثال ہم کو اپنی اس پوری اسٹڈی رپورٹ کے اندر ملتی ہے. ایک دوسرے مائک کا بھی خاتمہ ہوا. لوگوں کے نزدیک یہ بات تصور تھی کہ آپ کوئی بلا سودی کام کریں اور وہ بلا سودی کام ہمارے اپنے فائنینشیل سسٹم کے اندر لیگل پروٹیکشن کے ساتھ شریعہ کمپلائن ہوتے ہوئے کیا بھی جا سکتا ہے. مشکلات تو بہت تھی لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں تقریروں میں تو ممکن ہیں لیکن آپ اس کام کو بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے. لیکن ایک دوسرے مائک کا بھی آپ جو ہے خاتمہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر اس ریجن کے اندر 3 ریاستوں کے اندر 1800 کروڑ روپے جمع کیے جا سکتے ہیں, 900 کروڑ روپے کی لوننگ بلا سودی کی جا سکتی ہے, تو آپ اس 900 کو مزید زیرو بھی لگا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ 900 کروڑ کر سکتے ہیں تو آپ 9000 کروڑ بھی کر سکتے ہیں, 90000 کروڑ بھی کر سکتے ہیں. اس بات کے بھی پورے امکانات روشن ہو گئے. تو ایک دوسرے مائک کا بھی خاتمہ ہوا کہ سود کے خلاف متبادل تیار کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو گہرائی سے, سنجیدگی سے اس پورے سسٹم کا جائزہ لینا ہوگا اور اس پورے سسٹم کے اندر جو چیلنجز ہے ان چیلنجز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اس کا راستہ تلاش کرنے کی کوششیں کرنی ہوگی. اگر وہ کوششیں کی جائیں گی تو یقیناً ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جہاں آپ 900 کروڑ کی لوننگ کر سکتے ہیں, 9000 کروڑ کی بھی کر سکتے ہیں, 90000 کروڑ کی بھی کر سکتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے لیے متبادلات موجود ہیں. آج ہمارا اپنا کام بہت ہی مختلف قسم کے ایسے اضلاع کے اندر موجود ہے جہاں ہمارے سسٹم کو کوآپریٹ کرنے والے لوگ, اگر وہ کوآپریٹ کرنے والے لوگوں کے ذریعے ہم اتنا سسٹم چلا سکتے ہیں تو اگر یہ اویئرنیس, ایجوکیشن معاشرے کے عام لوگوں تک پہنچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک تیسرے مائک کا بھی خاتمہ ہوا. ہمارے اپنے سسٹم کے ذریعے سے دیگر ایڈوانٹیجز کا بھی ہم کو اندازہ ہوا
کہ ہم تو نکلے تھے، ہم چلے تھے سودی نظام کے خلاف میں ایک متبادل کو تیار کرنے، لوگوں کو ایک متبادل پلیٹ فارم فراہم کرنے کی سفر کا ہم نے آغاز کیا تھا، لیکن ساتھ اس کے بائی پروڈکٹس بھی ہم کو محسوس ہونے لگے کہ جب ہم یہ کام کرنے لگے تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں قرض کے علاوہ بھی اور بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ بچت کرنا چاہتے ہیں، بچت کے لیے ان کے پاس کوئی ٹول موجود نہیں۔ اگر ایک چھوٹا کاروبار کرنے والا آدمی روزانہ 50 روپے بچانا چاہتا ہے، 100 روپے بچانا چاہتا ہے، 200 روپے بچانا چاہتا ہے، تو پہلے اس کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں تھا۔ وہ بینک میں جائے، قطار میں ٹھہرے، فارم فل کرے، 100 روپے روزانہ جمع کرے، یہ اس کے لیے تقریباً ناممکن سی بات تھی۔ لیکن ہمارے اپنی سوسائٹی میں ایک کیش کلیکٹر اس کے ڈور پر آتا ہے، وہ 50 روپے دے، 100 روپے دے، 200 روپے دے، جو کچھ اس نے بچایا ہے وہ پیچھے ڈالے، 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد جب اس کی ضرورت ہے وہ پیسے آسانی سے وہاں سے نکال لیں۔ اس کو ایک ٹول مل گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی رقم سیو کر سکتا ہے، ایک چھوٹی سی رقم پیچھے ڈال سکتا ہے اور اپنے ضرورت کے وقت میں اس رقم سے وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیں کر سکتا ہے، اپنے کاروبار کو لے کر کوئی فیصلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنی کوئی ایمرجنسیز میں اس فنڈ کا استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو ایک ٹول ملا کہ وہ آسانی کے ساتھ 50 روپے، 100 روپے ایک چھوٹی سی رقم پیچھے ڈالے گا۔ گویا لوگوں کو بچت سکھانے کے اندر یہ سسٹم کامیاب ہوا۔ الحمدللہ 60,000 سے زائد چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ آج 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے ہمارے پاس جمع کرواتے ہیں۔ وقت ضرورت وہ لون بھی لیتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی چھوٹی بچت کے ذریعے سے اپنے بہت سارے کام وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کی بچت کے ذریعے وہ کام جو وہ خرچ سے کرتے تھے وہ کام وہ اپنے بچت سے کرنے لگے۔ تو ہمارے سسٹم نے لوگوں کو بچت کرنا سکھایا، ڈپازٹ کرنا سکھایا، ایک چھوٹی سی رقم کو پیچھے کیسے ڈال سکتے ہیں وہ کرنا سکھایا۔ ایک دوسرا بڑا ایڈوانٹیج ہم کو محسوس ہوا کہ لوگ جو قرض لیا کرتے تھے وہ قرض کنزیوم کرنے کے لیے اکثر لیا کرتے تھے۔ یعنی قرض لینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو قرض کو کنزیوم کرنے کے لیے لیتے ہیں، گھر بننے کے لیے لیے، کسی شادی بیاہ کی تقریب کے لیے انہوں نے قرض لیا، یا کوئی گاڑی خریدنے کے لیے قرض لیے۔ یہ جتنا قرض لوگ لیتے ہیں یہ کنزیوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ پیسہ جنریٹ نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا سسٹم لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ آپ بزنس کے لیے قرض لیں، کنزیوم کرنے کے لیے قرض نہ لیں۔ بزنس کے لیے جب آپ قرض لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پیسہ بزنس میں ڈالیں گے، آپ آج 100 روپے بچاتے ہیں، کل آپ 200 روپے بچائیں گے، 500 روپے بچائیں گے، 1000 روپے بچائیں گے۔ اس بچت سے آپ نے جو قرض لیا ہے اس کی ادائیگی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس حاصل ہونے والے نفع کے ذریعے آپ اپنے کنزیوم کرنے والے کام کر سکتے ہیں، دیگر کاموں کو آپ کر سکتے ہیں۔ گویا قرض کے ذریعے سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ قرض کے ذریعے سے مقروض ہونا ایک شکل ہے، قرض کے ذریعے سے ترقی کرنا ایک شکل ہے۔ ہمارا سسٹم لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ آپ قرض کے ذریعے مقروض نہ بنیں، قرض کے ذریعے آپ ترقی کریں۔ آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیجئے، آپ اپنے پروفٹ کو ایکسپینڈ کیجئے۔ یہ سسٹم آپ کو انکریج کرے گا، یہ سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں جو چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی فائنینشیل لائف کے اندر ایک بڑا چینج آج ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی کوششیں اس ہمارے ریجن کے اندر سہولت مائکرو فائنانس کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ بیدر کی آپ کی سوسائٹی پچھلے 6 سال سے سہولت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے پرفارمنس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بہت ہی اطمینان بخش ہے، بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس کو مزید آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ممبرز کو 3 چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے سوسائٹیز کی ترقی کے لیے 3 باتوں پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہمارے اس کوآپریٹو سسٹم کے اندر نئے افراد کا آتا رہنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کا ایک سائیکل ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ممبرز ہیں وہ ہماری سروسز سے استفادہ کریں گے، ایک وقت کے بعد وہ سیچوریٹ ہو جائیں گے، یعنی ان کو جتنی مدد ملنی تھی وہ مل چکی ہوگی، لہٰذا وہ بہت زیادہ اس سسٹم سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارے اس سسٹم میں نئے لوگوں کا وقت کے ساتھ آتے رہنا ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً ہر سوسائٹی میں 30% کا گروتھ ریشیو مینٹین ہوتا رہنا چاہیے، کہ ہر سال آپ کے پاس 30% نئے ممبرس آئیں، اور وہ بھی نئے ممبرس وہ جن کی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، اور جن کی آنے سے ہم کو فائدہ ہو، یا جن کی ہمارے پاس آنے سے ان کو فائدہ ہو۔ ایسے فوکسڈ کلاس لوگوں کو ہمارے پاس آتے رہنا چاہیے۔ تو وہ پہلا کام جس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم گروتھ ریشیو مینٹین کریں، 30% ہر سال نئے ممبرس کا سوسائٹی میں آتے رہنا ضروری۔
दूसरा, हमारे सिस्टम के पूरे सिस्टम के सर्व करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ लोगों का जो डिपॉजिट है वो मोबिलाइज होता रहे। वो छोटा डिपॉजिट हो सकता है लेकिन वो छोटा डिपॉजिट मोबिलाइज। हमारा ये सिस्टम कहीं से पैसे बारो कर नहीं लाता। जितने बैंक्स होते हैं, हर छोटा बैंक बड़े बैंक से पैसे लेकर आता है। आपकी अपनी सोसाइटी कहीं से पैसे लेकर नहीं आती। जो कुछ आपकी सोसाइटी में आप लोन करते हैं, आप ही के पैसे हैं, यहीं के पैसे जमा हुए और यहीं पैसे वो साइकिल हुए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो मेंबर्स मौजूद हैं वो मुतवातिर इसके अंदर डिपॉजिट करते रहें। उनका डिपॉजिट छोटा हो सकता है, उनके डिपॉजिट का ड्यूरेशन भी छोटा हो सकता है। वो 50 रुपये दें, 8 दिन के बाद निकाल लें, 100 रुपये दें, 10 दिन के बाद निकाल लें, लेकिन वो पैसे दें और निकालें, कोई मसला नहीं। वो देने का जो नज़्म है वो बाकी रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करेंगे, हम 30% को लिक्विडिटी के तौर पर रोकते हैं, 70% की हम लोनिंग करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट लाएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को लोन कर सकते हैं, लोगों को हम फाइनेंस कर सकते हैं। तो इस बात पर भी हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक तरफ हम मेंबर्स बनाएं, तो दूसरी तरफ हमारे तमाम मेंबर्स एक छोटा डिपॉजिट हो सकता है वो पाबंदी के साथ हमारी सोसाइटी में जमा करने की अपनी आदत को बरकरार रखें। वक्त के साथ वो नहीं टूटनी चाहिए। आप पैसे रखें, निकालने का कोई मसला नहीं, लेकिन आप पैसे मुतवातिर इसके अंदर डालते रहें, तब ये साइकिल बड़ी कामयाबी के साथ आगे चलेगा। तीसरी चीज़ जिस पर हम सब लोगों को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे पास यकीनन रिकवरी रेशियो 96% है, लेकिन हमको इस बात की कोशिश करनी है कि ये पूरा सिस्टम किसी एक फर्द को बेनिफिट करने के लिए नहीं बनाया गया। ये पूरा सिस्टम हम सबको बेनिफिट करने के लिए बनाया गया। हम सब इसके मेंबर हैं, तो हम सब इसके बेनिफिशियरी हैं। हम सबको मिलजुल कर इस बात की कोशिश करनी है कि हम इसके मेंबर हैं, हम इसके ओनर हैं, हम कस्टमर नहीं कि हम वन टाइम आए और चले गए। हम कस्टमर नहीं है, हम इसके मेंबर हैं। तो हम सबको मिलकर इस बात की कोशिश करनी है कि जो रिकवरी रेशियो आपका 96% है वो 100% हो जाए। यानी अगर ये सिस्टम हम सबकी भलाई के लिए बनाया गया है, तो अगर इसमें 4% ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के लिए एडवांटेज बेनिफिशियल नहीं हो रहे हैं, तो हम सबको मिलजुल कर उस 4% को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उस 4% को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम अपने रिकवरी रेशियो को 96 से 100% तक ले जाए। क्योंकि ये सिस्टम कोऑपरेटिव हम सब का बनाया हुआ, इसके मेंबर हम सब हैं, इसके बेनिफिशियरी हम सब हैं। यहाँ फ़ायदा होगा तो हमको होगा, यहाँ नुकसान होगा तो हमको होगा। लिहाजा यहाँ नुकसान का अगर 4% भी इम्कान है, उस इम्कान को भी हमको ख़त्म करना है कि हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे पास कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। कोई आदमी यहाँ से लोन ले और अदायगी में मुश्किल हो तो ना सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज इसके लिए मेहनत करें, बीएमसी मेंबर्स मेहनत करें, बल्कि हमारे मेंबर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी उन मेंबर्स को एजुकेट करें, अवेयर करें, बताएं कि अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे, आज आपका डिफॉल्टर रेशियो 4% है, वो 14% हो जाएगा, 24% हो जाएगा, और आपको अपनी सोसाइटी को रन करना मुश्किल होगा। आप जो पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सर्विसेज के अंदर ब्रेक आ जाएगा, वो साइकिल टूट जाएगा। जो सर्विसेज आज हैं वो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ना हो। तो उसके लिए इक़दाम ये करना होगा कि उस डिफ़ॉल्टर रेशियो को कम से कम हम करें, उसको 0 पर लाने की हम कोशिश करें, और हमारा जो रिकवरी रेशियो होता है उस रिकवरी रेशियो को हम 100 तक ले जाने की कोशिश करें। तमाम मेंबर्स अगर ये 3 काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास, हमारे अपने इस इलाके के अंदर रहने वाले, छोटा कारोबार करने वाले, फाइनेंसेस पर डिपेंड करने वाले लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकती है, उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ा चेंज ला सकती है। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर गौर करने की, और हमारी अपनी सोसाइटी को अपनी सलाहियतों के ज़रिए, वक्त के ज़रिए, अपने कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की तौफीक व सलाहियत नसीब फरमाएँ। रब्बिल फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोसाइटी के सदर से ये सवाल है, अभी हमारे मोहतरम दोस्त तेलंगाना से जो आए, कई बार जो है गरीब और छोटे कारोबार के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत देर जो है बताया है। तो हम यहाँ बीदर की ब्रांच बीदर कॉलोनिया से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि वो छोटे कारोबार के लिए, गरीब लोगों के लिए वो किस तरीके से, किस सिस्टम से जो है लोन दे रहे हैं, क़र्ज़ हसना का हो या चाहे वो दूसरा जो लोन बताए हैं उसकी तफसीली देखिए। जब वो अकाउंट खोलता है उसके बाद वो जो है रिकवरी कितने महीने करना, कितने दिन करना, वो तमाम चीज़ें जो है अगर वो यहाँ पर सामीन को बताएंगे तो वो गरीब लोग इससे जुड़ेंगे और ज़्यादा जो है इसके लिए काम होगा। मेरी यही दरख्वास्त है
कि पूरी तफसील के साथ उन गरीबों को जोड़िए जो छोटा सा काम करते हैं और उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता। वैसे लोगों के लिए अभी आपने एक साहब का जिक्र किया, बहुत ही अच्छी बात है। हम पूरी कमेटी को और पूरे डायरेक्टर्स को मुबारकबाद देते हैं और उसके साथ इंसानियत वाला अमल करते हुए उसको फिर से जो है उन्होंने राह पर लाया। यही हमारा मकसद है और यही इस सोसाइटी का मकसद है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है और ऐसा काम होना चाहिए। और मुझे मेरी ये भी एक दरख्वास्त है कि वहाँ पर जो बैंक में है वो सिस्टम लगाया जाए, जिस तरीके से ये दिया गया है वहाँ पर सिस्टम लगाया जाए। मैं इससे पहले भी मीटिंग में बता चुका हूँ, वहाँ पर ये सिस्टम लगाया जाए किसको कितने दिन के बाद लोन मिलेगा और वो किस तरीके से भर रहा है, उस तरीके का ही उसे लोन दिया जाए, चाहे कि पूरी सोसाइटी को, पूरे इस कॉर्पोरेट बैंक को भी नुकसान ना हो, उसको भी नुकसान ना हो। मेरी एक दरख्वास्त है। इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कोई मेंबर बनता है तो उसको ये वादे कर दिया जाता है कि सिस्टम क्या है, कब लोन मिलेगा। जिस वक्त वो मेंबर बनते हैं उस वक्त उनको क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछा कोई खर्च, आप रास्ते चलते मेरे को मिल गए, 10,000 रुपये का खर्च पूछा आपको, मैं आप देते मेरे को? नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि आप मुझे जानते नहीं। इसी तरीके से सोसाइटी अपने मेंबर को जानना पड़ेगा। जाने की सोसाइटी तो फिर उसको खर्च देगी। सोसाइटी किस तरीके से अपने मेंबर को जान सकती है, वो कैसा लेन देन करता है सोसाइटी का। तो जैसे आपको पहले बताया गया कि रोजाना आप पैसे बचाना सीखिए। बचाना एक बहुत अहम काम है। आप बचाना सीखिए। आप जितनी बचत करते हैं, रोजाना जो पैसे आप डालते हैं, रखिए मत। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब आपको जरूरत महसूस होती है उसमें से पैसे निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। मगर रोजाना पैसे एक जगह बाजू रखने की आदत डालिए। यही आदत को, इसी पैटर्न को देख करके लोन डिसाइड किया जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कि उसका कारोबार कितना है, उसकी दुकान में माल कितना है, वो कितना काम करता है, उसका अंदाजा हमारे मैनेजर वहाँ जाके लगाते हैं। तीसरी चीज, हम एक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। ये 3 चीजों के बेसिस के ऊपर आपको लोन दिया जाता है। ठीक, क्लियर है इसमें? तो इसमें छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, उसमें कोई मसला नहीं है, उसके हिसाब से लोन दिया जाए। एक सवाल। बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया कि वे गावान चौक के व्यापारी का जिक्र आपने किया, छोटे व्यापारी का। उस वजह से ये बात नहीं मालूम होती कि पैसे आप किसी व्यापारी को उसकी पहली दरख्वास्त पर जारी करते हैं या ये सारे 2-3 बार के तजुर्बात के बाद जारी करते हैं। तो जारी करते हैं पैसे, ये समझ में आया है। लेकिन अगर पहले ही दिन अगर आप सामान मुहैया कर दें तो शायद वो ये तजुर्बा तल्ख आपको नहीं होता। आप अशिया खरीद कर दे दीजिए पहले ही उसके कोटेशंस की बुनियाद पर। तो ये इसमें जो आपको जहमत उठानी पड़ रही है वो इसलिए है कि आप पैसे जारी कर रहे हैं, उसके कोटेशन पर उसको सामान जारी कीजिए उसकी मतलूबा फहरिस्त के मुताबिक, तो शायद आपको ये जहमत बाद में नहीं उठानी पड़ेगी। जी, के साथ पॉसिबल नहीं है। हर कोई अलग अलग कारोबार करता है, अलग अलग जगह से माल लाता है। मिसाल के तौर पे कपड़े का कारोबार करने वाले, कोई सूरत से लाता है, कोई कलकत्ते से लाता है, कोई लुधियाना से लाता है, कोई तिरुवनंतपुरम से लाता है। हमको ये, हमारे लिए फिलवक्त ये पॉसिबल नहीं। मगर जो मैंने आपको बताया था कि एक तजुर्बा हमने संगारेड्डी में शुरू किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको बड़ा करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सब जगह। टेक्नोलॉजी के जरिए से बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम माल आपको दिलाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह उसमें हमारे मेंबर्स का ज़्यादा फायदा भी होगा, हम वही चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है कि ये जो 4% जो सर्विस चार्ज का जो मसला बता रहे हैं यहाँ पर, ये 4% सर्विस चार्ज का जो है वजाहत चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हर साल जो है यहाँ पर हमको एडवांटेज इसमें प्रॉफिट बताया जा रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है हर साल सोसाइटी को। बट इसका फ़ायदा जो अमाउंट है हर साल 5 लाख है, 5 लाख है, अब इस साल 11 लाख बता रहे हैं आप। तो इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इसको जो है शेयर होल्डर्स में कितना जो है कहाँ से कैसा तकसीम हो रहा है, ये इसमें कुछ वजाहत नहीं मिल रही है।
इसकी एक वजाहत हमको चाहिए। आपको उसमें मिल जाएगा, मैं आपको रिपोर्ट के अंदर बता देता हूँ। आप ये पेज है, देखिए, ये पेज देखिए, आप ये पेज खोलिए, पेज नंबर इस पे लिखा हुआ नहीं है, वरना 11 है जी, सॉरी 11 है, पेज नंबर 11 खोलिए, उसमें सारा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हमको क्या चीज़ें बोलती है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, वहाँ एलोकेट की हुई। ये किसी और का नहीं है, ये आप ही का पैसा है, ये जो पैसा है आप ही का है, मगर कानून हमको कुछ चीज़ों में एलोकेट करने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना पैसा जमा हुआ है वो सारा पैसा शेयर होल्डर्स में वापस कर दिया जाए, ऐसा कानून नहीं है। कानून ये बोलता है कि सोसाइटी के प्लान के लिए 25% रखा जाए, वो रखा हुआ। ट्रेनिंग फंड को 4% देना है, वो हमने दे दिया है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए 20% जमा करके रखना चाहिए, वो हमने रखा हुआ है। जनरल बॉडी मीटिंग के लिए जो रखा हुआ है वेलफेयर फंड, वो रखा हुआ है। यहाँ जो हम इस वक्त जो डिविडेंड देना है, इंशाल्लाह अभी हम उस मरहले पे नहीं आए हैं, जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपको डिविडेंड भी मिलेगा, मगर ये सारा गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से एलोकेट करना पड़ता है, हमारा अपना इसमें कोई अमल दखल नहीं, राइट। शेयर होल्डर्स को अभी तक कुछ यानी जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो पहुंचने के स्टेटस में अभी नहीं आए हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जब आएंगे तो आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा जी। माइक आपके पास रखिए 2 मिनट में। आप जब बैंक में जाते हैं, क्या वो पूछता है आपको क्या सामान ले रहे हैं? वो तो पूछेंगे, नहीं पूछते हैं ना। मेरे थोड़ा सब्र रखिए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपसे नहीं पूछते हैं ना। यहाँ पे जब आप आते हैं तो क्या करते हैं, आपको कोटेशन देना पड़ता है सबसे। तो ये इस्लामिक फाइनेंस का एक तरीक़ेकार है, एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार को मुराबाह कहते हैं। मुराबाह में क्या होता है कि सबसे पहले आपको माल खरीदना जो है उसकी लिस्ट बताना पड़ता है, माल खरीदे नहीं खरीदे उसका प्रूफ देना पड़ता है। इसलिए सोसाइटी आपको ये माल दे रही है और उस पर आपको एक एडिशनल मुनाफा चार्ज कर रही है, इसको मुराबाह कहते हैं, ठीक है। इसकी ये वजाहत है और इसको शरिया काउंसिल से हम अप्रूव करा के लाते हैं। ना आप इसके एक्सपर्ट हैं कि आप ये बोलें कि सूद की तरह नजर आ रहा है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ इसका कि मैं बोलूँ कि सूद की तरह नजर नहीं आ रहा है। तो ना हमको, ना आपको, ना मुझे, इसलिए हम ये शरिया काउंसिल के ऊपर छोड़ दिए। उन्होंने जो मेथड हमको बताया उस मेथड को फॉलो करके हम चल रहे हैं, राइट। इस तरह से हम शरिया कंप्लाइंट, ठीक। सवाल, शरिया काउंसिल में इस पेपर में मुराबह का कोई जिक्र नहीं है और बाज़ उलमा के पास मुराबह जो है ना सूद की एक शक्ल, तो इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। शरिया काउंसिल के रहनुमायाना उसूल के मुताबिक सर्विस चार्ज इतना ही लिया जाए जितना खर्च आता है। आप मुनाफे की बुनियाद पर अगर बैंक चलाएंगे तो मेरों के दूसरे जो सूदी बैंक है उसी तरह का ये बैंक, ये जो है ना मुनाफे के बेसिस पे नहीं चलाना बल्कि लिखा हुआ है। अगर पैसे को पैसा लेंगे, मुनाफा करेंगे तो ये भी सूद ही कहलाएगा। मेरे पास इसकी यह कॉपी है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ के मुझे जवाब दें। सबसे दूसरी एक चीज़ ये है कि यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर उलेमा इस बात को नहीं मानते, बट एक बड़ी तादाद है जो इस बात को मानती है। हमने हमारे शरिया काउंसिल के बोर्ड पे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी हैं और उनके साथ में मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो पस मंज़र है उसमें यह काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम आहिस्ता आहिस्ता उस शरिया काउंसिल के रहनुमाया बनाइए, नहीं तो आप दूसरे जैसे इदारे चलाते हैं उस तरह इदारा ये भी चलाने का शरिया काउंसिल ने हुक्म दिया है, रहनुमायाना उसूल बताया है। और ये आपके दावतनामे पे ये लिखा हुआ है कि हम बिलासूदी तिजारती कर्जे देते हैं, बिलासूदी कर्जे देते हैं, बल्कि आप यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं मुराबहा कोई कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुराबहा कोई चीज़ नहीं है। ये भी एक जो है ना, एक यहूदियों की तरह जैसा हफ्ते के कानून को निकाल कर उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ना छोड़ दिया और दूसरे दिन जाके पकड़ लिए, तो ये ऐसी
गिरा के खाने के या समझाने की बातें के बजाय आप पैसे को पैसा सूद कहते हैं। रहनुमा ने इसके जो है शरिया काउंसिल के उसूल बताए। इसमें मैं आपको ये बात क्लियर किया कि दो किस्म के हमारे पास फाइनेंसिंग है। एक मुराबा पे बेस्ड है जो बिजनेस गुड्स लोन, जो बिजनेस के लिए कारोबार का, उसमें हम पैसा नहीं देते हैं। उसका एक तरीक़ेकार यहाँ पे है, उसको समझ लीजिए। अगर हम डायरेक्टली अगर हम कहीं पे पैसा देते हैं और या हम खरीद के सामान बेचते हैं तो उसमें जीएसटी का मसला आता है, इसीलिए हमको ये इजाज़त दी गई है। इसीलिए और इसी उसूल के तहत हम कर्ज़ हसन के ऊपर जिसमें पैसा देते हैं उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लेते हैं। भले आपको इससे इख्तिलाफ हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें। हम नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुराबहे के जो मफहूम है वो आप स्टॉकिस्ट बनना है, इसलिए आप माल सप्लाई। मैंने आपको यही बताया कि इसमें जीएसटी का मसला आता है, इस वजह से फिर हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारा मेंबर नहीं ले सकता है। यही बात हमने उलमा के सामने रखी, इसलिए हमको ये इजाज़त दी गई कि उनको एजेंट बनाएं और ये तरीक़ेकार अपनाएं कि वो सामान जो अप्लाई करे हैं वही सामान खरीदे हैं, नहीं खरीदे हैं, इसकी वजाहत हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इसी के ऊपर ये काम किया गया। जी, ये जो दो चीज़ों का तज़किरा आया, काउंसिल का ओपिनियन आया कि उसकी दो हालतें बताई गई, एक मजबूरी की हालत, एक पसंदीदा हालत। पसंदीदा हालत ये है कि आप क़र्ज़ हसना दें, कोशिश करें कि उस पर आने वाले खर्च का कोई इंतज़ाम हो जाए और आप जो जिस फ़र्द को क़र्ज़ दे रहे हैं उससे खर्च वसूल ना करें। ये पसंदीदा शक्ल है। अब इसके लिए होगा ये कि एक फ़र्द क़र्ज़ देगा तो खर्च नहीं आएगा, एक इदारा क़र्ज़ देगा तो खर्च आएगा। खर्च की क्या शक्ल है कि आपने एक इदारा बनाया है, उसके जो अखराजात होंगे उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो इसके लिए पसंदीदा शक्ल ये बताई गई कि उसी इदारे में कोई आप इनकम का काम करें, उसके इनकम से इन अखराजात का आप हिसाब कर लें और आप जो क़र्ज़ हसना देते हों उसको पसंदीदा तरीक़े से करें कि आप क़र्ज़ हसन दें और उस पर आने वाली जो इजाफी खर्च है उसका कोई और इंतज़ाम हो और क़र्ज़दार से हम वो कोई वसूल ना करें। इस ओपिनियन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इस रीजन में हमने क़र्ज़ हसना पर कोई इजाफी खर्च लेने के मामले को ज़ीरो करना तय किया है। अभी 13 ब्रांचेस में क़र्ज़ हसना पर कोई इजाफी रकम नहीं ली जाती, खर्च भी नहीं लिया जाता। हम आइंदा आने वाले 3 महीनों में मज़ीद 15 ब्रांचेस, बल्कि मुमकिन है कि तमाम 41 ब्रांचेस में क़र्ज़ हसना पर कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। क़र्ज़ हसना देंगे उतना ही लेंगे। एक मसला क्लियर। दूसरा मसला था मुराबहा का। इस्लामी मामलात में बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफी राय होती है। मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। इख्तिलाफी मसाइल होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। बहैसियत इदारा हमने अपने आप को पाबंद किया है कि हम ओपिनियंस को फॉलो करेंगे। जो ओपिनियन होगा, कोई ना कोई ओपिनियन होगा। हो सकता है कि एक ओपिनियन कहे ये नहीं करना चाहिए, उसके बिलमुकाबिल बहुत सारे और ओपिनियंस हैं जहाँ पर मुराबहा की शक्लें मिलती हैं। पाकिस्तान के मशहूर फ़िक़ी तक़ी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने उस पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी है। पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा इदारा चलता है फ़िक़ा स्टैंडर्ड के नाम से। उसमें मुराबहा पर एक पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है। हमारे अपने मुल्क में खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का इदारा काम करता है तासीस के नाम से। वो मुराबहा के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, अप्रूवल देते हैं, शरिया कंप्लाइन करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इदारे, ओपिनियंस तो हो सकते हैं टिप पर, लेकिन इस पर भी शरिया ओपिनियंस हैं मुराबहा पर। अब जो शक्ल हमने मुराबहा की इख्तियार की है वो तासीस का दिया हुआ मॉडल है। तासीस के दिए हुए मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। तासीस ने हमसे कहा कि मुराबहा का ये मॉडल आपके इदारे को सूट करता है, वो उसको शरिया कंप्लाइन कहते हैं, उसकी हम ऑडिट उनसे करवाते हैं। इस लेटर के बाद जब हमारे अपने अफराद ने कहा कि जैसे आपने क़र्ज़ हसना पर शरिया काउंसिल से ओपिनियन लिया है, वैसा ही ओपिनियन आप मुराबहा पर भी लें, तो हमने शरिया काउंसिल को हम शरिया काउंसिल के पास गए। हमने उनसे कहा है कि आप मुराबहा का ये जो हमारा डिज़ाइन प्रोडक्ट है, आप इसकी जांच करें। अगर आप समझते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए तो बताइए क्या चेंज हो सकता है। आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं, कोई और चीज़ हो सकती है, तो वो ओपिनियन आएगा। तो जैसे क़र्ज़ हसना पर हमने उनके ओपिनियन को फॉलो किया है, मुराबहा पर भी इंशाअल्लाह हम उस ओपिनियन को फॉलो करेंगे, हम उसके पाबंद हैं। आप जो है ना उससे ये रुजू हो के
उसका एक लेटर जिस तरह शरिया काउंसिल ने पहले दिया है उसी तरह मुराबहे के बारे में भी आप तफसीलात लाइए। और मुराबहे का जो मैंने स्टडी किया है कि उसको आप पहले मालिक बनना चाहिए, उसके बाद उसको देना है, वो मुराबहे की तारीफ है। क्योंकि आप जो है बीच में कोई शय नहीं है, आप पैसे को पैसा ले रहे हैं। मैंने मौलाना उसका जिक्र आपसे कर दिया कि यहाँ हिंदुस्तान के कंडीशंस में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इसलिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ये हम भी जानते हैं, शरिया काउंसिल भी इस बात को जानती है। तासीस ने आपने बताया है लेकिन इसमें लिखा नहीं है बिला सूदी तिजारती कर्जे दिए जाते हैं बल्कि लिखा हुआ है। मौलाना ठीक है ना, इसीलिए तो आपका मेरा ओपिनियन डिफर हो रहा है इसमें। हमारे मुराबहे का जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है, शरिया तफसील नहीं लिखे हैं। मौलाना शरिया काउंसिल के लिए अभी इकबाल साहब ने आपको बताया कि हम अभी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि इसमें लेटर में दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि बिला सूदी तिजारती कर्जे दिए जाते हैं बल्कि लिखा हुआ है। जी, तो हमारा जो तासीस का ओपिनियन है उसके बेसिस के ऊपर हमने ये लिखा है। ये सराहत करना चाहिए। ठीक है कर देंगे इंशाल्लाह। अगली दफे जब आप आएंगे तो ये सराहत हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह शरिया काउंसिल का भी लेटर आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह। और एक जो खर्जे हसना का है जो जिक्र करे हैं जी, वो जो तालीमी और सेहत के बारे में है जी, अगर कोई तालीम के वास्ते कौन सी तालीम हासिल करना है तो उसको मदद मिलेगी, और वो सेहत भी कैसी कंडीशन में होना या वो सकरात के आलम में होना या उन्हें गुजर जाना, तो वैसे आदमी को मदद करेंगे, क्या उसके कंडीशन है? उसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसमें यह है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपको जरूरत है, उसकी बिल सबमिट कीजिए, पैसे लेके चले जाइए। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत है, उसकी सराहत फॉर्म्स पे है मौलाना, एजीएफ में करने की सराहत नहीं है। वो वहाँ फॉर्म्स पे जब लोग आते हैं कर्ज लेने के लिए उसकी सराहत वहाँ पे है। आपके पॉम्फलेट में होना चाहिए, आपके ठीक है, हो जाएगा। अगली दफे वो डाल देंगे, अगली दफे डाल देंगे। बता दीजिए, कर देंगे उसको। कोई सवाल काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज की ये कारुण्या की मीटिंग अख्ताम को पहुंच रही है। बखूबी हमारा स्टाफ और हेड ऑफिस के सारे जिम्मेदारान हमारा साथ दिए, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरल बॉडी मीटिंग अख्ताम को पहुंच रही है कामयाबी की तरीके से। मैं हमारे सारे डायरेक्टर्स की तरफ से, हेड ऑफिस से आए हुए मेहमानान जनाब ज़कीउद्दीन साहब का, जनाब इकबाल हुसैन साहब और हमारे अमीर मुकामी मौज़ूम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे सारे मेंबरान काफ़ी देर से हमको सुन रहे हैं, मीडिया जो हमारे साथ में जो है ना सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही है, फंक्शन हॉल जो इंतज़ामात किया गया है और साउंड सिस्टम जो लगाए हैं, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये काम अल्लाह के फजल करम से यूँ ही कामयाबी की मंजिलें तय करता रहे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जमात खड़ी होने में 2 मिनट बाकी हैं। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।